हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिलकर के इस नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन लेके आई हूँ DFCCIL का, और बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था, वो सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जितने भी फर्दर अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशन है, सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में बहुत सारे डाउट्स हैं, वो क्लियर करेंगे हम। और आप जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फॉर्म फिलिंग का डेट आगे बढ़ चुका है, तो पूरा मैं प्रोसीजर बताऊँगी फिल करने का भी। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, तो निराश ना हो। देखिए, आप लोगों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा ये मौका है, क्योंकि इतने कम समय में आप थोड़ा बहुत ही पढ़ पाते अच्छे से। इकोनॉमिक्स वगैरह आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो इसे एज अ अपॉर्चुनिटी लीजिए और बढ़िया बढ़िया तैयारी करिए। फिर हम आपके साथ बने रहेंगे और जल्दी हमारा धीरे धीरे लेक्चर अपलोड भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए कंटेंट है, थोड़ा सा प्रिपेयर करने में टाइम लग जाता है। इसीलिए बने रहिएगा, अच्छे से फॉर्म फिल करिए आप लोग और तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अगर आप लोगों को एक सीट चाहिए तो उसके लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आप हमसे मिलने आइएगा और फिर हम आपका स्वागत करेंगे अपने चैनल में, आप लोगों से इंटरव्यू सेशन कंडक्ट कराएंगे कि आपने कैसे तैयारी की, और फिर आप मेरा नाम लीजिएगा। मुझे बहुत ही खुशी होगी कि अगर कोई बच्चा मेरे चैनल से निकल रहा है, और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे चैनल से सेलेक्ट हों। तो दोस्तों, देख लीजिए, जैसा कि मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि टेस्ट सीरीज़ आप देना मत भूलिए, क्योंकि चाहे कितनी भी प्रिपरेशन हो आपकी, कितने अच्छे से भी हो, टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर अटैम्प्ट करें आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। क्योंकि जब मैं एज अ स्टूडेंट, मैं भी जब पढ़ाई करती थी, तैयारी करती थी, तो टेस्ट सीरीज़ ले करके अपना रैंक मैं चेक करती रहती थी कि कितना और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो टेस्ट आप खरीदिए और आप परचेज़ कर सकते हैं टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज़, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पास आप परचेज़ कर सकते हैं टेस्ट बुक का। बहुत ही अच्छे तरीके से टेस्ट डिज़ाइन किया जाता है। और जब मैं एज अ स्टूडेंट तैयारी करती थी, तो मैं भी इनका टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट किया करती थी। बहुत ही अच्छे तरीके से टेस्ट सीरीज़ डिज़ाइन किया जाता था। इनकी खास बात है कि देखिए, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज सब कुछ ये देते हैं, अच्छे तरीके से सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो आप परचेज़ करिए। यहाँ पर देख लीजिए, पूरा एग्जीक्यूटिव का, जूनियर एग्जीक्यूटिव, जूनियर मैनेजर, OPBD सब कुछ टेस्ट अवेलेबल है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। और जैसे जैसे आप टेस्ट परचेज़ करेंगे, वो धीरे धीरे अनलॉक होते जाएगा। और आप मेरा अगर कोड यूज़ करते हैं तो आप लोगों को 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो यूज़ करिए और बताइए मुझे कि कितने अच्छे तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे डाउट है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में, तो मैं एक एक करके रीड कर देती हूँ फटाफट आप लोगों के लिए। और उससे और भी क्या क्या डाउट हो सकते हैं, वो जितने स्टूडेंट क्योंकि कमेंट करते रहते हैं, तो उनका भी मैं डाउट यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू आई अप्लाई अ जॉब इन DFCCIL। तो देखिए, आप कोई भी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, बहुत सारे दिया है। और फिर मैं कहूँगी कि सबसे अच्छा रहता है कि हमेशा आप ऑफिशियल वेबसाइट में जा कर के देखें, क्योंकि अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट में देखते हैं तो कहीं भी डाउट नहीं होता है, बिल्कुल ऑथेंटिक रहता है। तो समाचार न्यूज़ भी आते रहता है, तो उसमें आप देख सकते हैं, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, आप कोई भी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डू आई नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ द पोस्ट फॉर विच द रिक्रूटमेंट इज नोटिफाइड। तो फिर वही लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों लिखे हैं, लेकिन देख लीजिए, रोजगार समाचार या फिर वेबसाइट ऑफ DFCCIL में रहता है। क्योंकि देखिए, कोई नया बच्चा जुड़ता है, नया बच्चा तैयारी करता है, बिल्कुल फ्रेशर है, अभी ITI किया है, डिप्लोमा किया है, चाहे BTech किए हैं या फिर और भी ग्रेजुएशन, तो कई बार रोजगार समाचार नहीं देखते होंगे या फिर बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ नहीं देख पाते होंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ टू गेट एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म जाहिर सी बात है, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके देखेंगे, वहाँ पर ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तब आप लोगों को फिर एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। और जब मैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं उसकी भी बात कही हूँ, तो पूरा एक एक प्रोसीजर मैं आप लोगों को बताई हूँ कि कैसे कैसे एप्लीकेशन फॉर्म आप कर सकते हैं। तो हमारे वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, इज़ देयर एनी लेट डाउन फॉर्मेट फॉर कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। तो देखिए, अगर सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बोलूँ, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बहुत लोगों का डाउट है, और यही इस वीडियो में आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।
क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लोगों को ये ओबीसी सर्टिफिकेट का डाउट रहता है, क्योंकि जनरल है तो आप लोगों को कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। बस मैं ये कहूँगी कि आप अपना फॉर्म अच्छे से फिल करिए, डेट ऑफ बर्थ अच्छे से करिए, टाइप नाम अपना अच्छे से टाइप करिए, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जितने भी आपके पर्सनल डिटेल्स हैं उसको आप अच्छे तरीके से फिल करिए। और जितने भी आप लोगों को फॉर्मेलिटी मांगा है अपलोड करने का, तो वो सब आप अच्छे से करिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो परफॉर्मा है सर्टिफिकेट का ST SC OBC PWD वो सब कुछ रिक्रूटमेंट नोटिस में दिया गया है। और अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के, वहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से बात की है। तो जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को ये परफॉर्मा मिल जाएगा। परफॉर्मा मतलब कुछ नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए सेंट्रल का, वो उसमें बताता है, ठीक है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो OBC NLC सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमी लेयर, तो आप लोगों का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए सबसे पहली बात। अगर क्रीमी लेयर कोई है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलता है रिजर्वेशन का, और उसका क्राइटेरिया होता है, तो उसको आपको फुलफिल करना चाहिए। आप लोगों के सर्टिफिकेट में NCL लिखा होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप क्रीमी लेयर से हैं तो आप लोगों को एज अ जनरल कैंडिडेट ट्रीट किया जाएगा, ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए, द OBC NCL सर्टिफिकेट कैंडिडेट इंक्लूडेड इन द सेंट्रल लिस्ट हैविंग सर्टिफिकेट for the current financial year 2021-22 for the non-creamy layer in the format prescribed by central government will be given the benefit of OBC NLC reservation, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिए बोला गया है कि 21-22 का आपका होना चाहिए नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर जब नीचे एक नोट पॉइंट में लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप लोगों को प्रेजेंट ईयर का यानी कि 21-22 का सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है, और वो भी कौन सा, वो भी अपना होना चाहिए OBC NCL सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आता है, एक PSU है और सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो इसीलिए जितना भी सर्टिफिकेट आप वेरिफिकेशन के टाइम ले करके जाएंगे वो आप लोगों का प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ आई थिंक आप लोगों को। सेकेंड पॉइंट, अगर अभी आप लोगों के पास देख लीजिए ये 3 फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट है, जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं 2018-19, 2019-20 एंड 2020-21, ठीक है। तो इसका एक्सेप्ट किया जाएगा। और अगर इन पूरे 18-19 ये पूरे 3 फाइनेंशियल ईयर का आप लोगों के पास सर्टिफिकेट है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए कई बच्चों का डाउट आ रहा था कि मैम स्टेट का सर्टिफिकेट है, सेंट्रल का नहीं है और अभी बन नहीं सकता है क्योंकि कोविड की सिचुएशन चल रही है। तो मैं यही कहूँगी कि आपके पास जो भी है आप अपलोड अभी फ़िलहाल कर दीजिए, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि कोरोना सिचुएशन है तो उन्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बाकी देखिए थोड़ा बहुत रिस्की तो है, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आप अपलोड करें या फिर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाएं तो मैं कहूँगी कि आप अपलोड कर दीजिए जो भी आप लोगों के पास, क्योंकि देखिए ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के टाइम उतना सर्टिफिकेट चेक नहीं किया जाता है। आपका जो मेन पॉइंट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही चेक किया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो लाइक करते रहिए सेशन को और शेयर करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। और कई बच्चों का डाउट ये भी था कि देख लीजिए अगर मान लीजिए 15 का है 2015 का तो क्या अपलोड कर सकते हैं, 2016 का है तो अपलोड कर सकते हैं। अगर इस तीनों साल के अलावा अगर आपके पास कुछ भी है तो मैं यही कहूँगी कि अभी फ़िलहाल के लिए आप अपलोड कर दीजिए और अपने अच्छे से तैयारी करिए। आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम क्या है, तैयारी करना। और अगर देखिए आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, नाम आता है लिस्ट में, तो जब भी आप डॉक्यूमेंट बनाने जाएंगे तो कभी भी ऑफिसर इनकार नहीं करते हैं। वहाँ जो बैठे हुए रहते हैं कर्मचारी वो ज़रूर आप लोगों का सर्टिफिकेट इशू करके देते हैं तुरंत, ठीक है। और मेरा भी हुआ था क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है सब कुछ, तो मुझे थोड़ा बहुत पता है अच्छे तरीके से कि कभी कोई आप लोगों के लिए जॉब की वजह से डॉक्यूमेंट्स के लिए दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए आते हैं EWS कैंडिडेट के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आ रहा था EWS कैंडिडेट के लिए भी। तो आप लोगों का क्या होना चाहिए, द फाइनेंशियल ईयर प्रायर विल बी 2020-21 एज द क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 23/5
2021। तो ये आप लोगों का होना चाहिए इस फाइनेंशियल ईयर का 2020-21 का सर्टिफिकेट। और मेन है ओबीसी सर्टिफिकेट का, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का होता है, अपडेट होता है हर साल। और अगर आप ST/SC कैंडिडेट हैं देखिए तो लाइफ टाइम में बनता है, तो आप अपलोड कर सकते हैं, चाहे आपका कभी का भी सर्टिफिकेट हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि आप लोग का सेंट्रल का होना चाहिए, ठीक है। और सेंट्रल का नहीं है तो आप अपलोड कर दीजिए हाल फिलहाल के लिए। अब उसके बाद क्या है, 5th क्वेश्चन देखिए, व्हाट केयर आई शुड टेक वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो यही है, मैंने मेन हाईलाइट किया है आप लोगों को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे आप पहले चेक कर लीजिए कि एक्चुअल में आप एलिजिबल हैं कि नहीं। पता चला तैयारी कर रहे हैं और एलिजिबल ही नहीं है, इसीलिए मैं कहूँगी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों को पता है कि प्रॉपर फॉर्म का पैसे लगेंगे, फीस लगेगा, तो उसको आप देख लीजिए। उसके बाद रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को 3 मंथ्स ओल्डर 3 वीक्स आई थिंक लिखा रहता है। तो अपलोड आप कर सकते हैं फॉर्म कभी भी, हमेशा मैं तो मेरा 1-2 साल पुराना फ़ोटो रहता था, वो भी मैं अपलोड कर देती थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता था। बस वो फॉर्मेलिटी है, उनको लिखनी होती है, ठीक है। अब उसके बाद कोई बच्चे का डाउट था कि मैम सिग्नेचर ब्लैक पेन से करना था, ब्लू से कर दिए तो कोई दिक्कत आएगी क्या। देखिए मैं यही कहूँगी, ये छोटे छोटे माइनर से मिस्टेक है, ह्यूमन एरर है, हो जाता है कई बार। तो आप चिंता मत करिए, घबराइए नहीं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट है, लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप दोबारा से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, वो मुझे पर्सनली मैसेज किए थे कि मैम ये दिक्कत है, और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, किसी का फादर नेम गलत है, किसी का मदर नेम गलत है, किसी का 10th का मार्क्स कुछ और एंटर हो गया है। तो मैंने उन्हें यही कहा कि आप कांटेक्ट करिए DFCCIL के नंबर पे, टोल फ्री नंबर पे, या फिर आप ईमेल करके देखिए। तो वहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा आप उसके अकॉर्डिंग काम करिएगा। तो वहाँ से रिस्पॉन्स यही आया था कि आप नया एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए, नया पेमेंट करिए। तो आपको अगर डाउट है तो मैं यही कहूँगी कि आप उनके टोल फ्री नंबर या फिर ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करके आप जान लीजिए। और क्योंकि ये ऑफिशियल होता है, तो अगर आप बाद में कोई दिक्कत होती है तो आप उन्हें ये शो कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक नोट पॉइंट है, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दोज अवेटिंग रिजल्ट्स ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन फॉर द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल एंड हैंस शुड नॉट अप्लाई। तो देखिए यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं फाइनल एग्जामिनेशन का है, एलिजिबल नहीं है अगर आप वेट कर रहे हैं तो ये अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि अभी तक आप लोगों का हो जाना चाहिए था, सब कुछ मिल जाना चाहिए था, सर्टिफिकेट, मार्कशीट। मई का महीना है और ऑलमोस्ट सब कुछ तैयार हो जाता है, सर्टिफिकेट, मार्कशीट। लेकिन कोविड की वजह से बहुत लोगों को ये परेशानी आ रही है, लेकिन यहाँ पर लिखा है और इस चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी और भी बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं रेलवे के, और भी बहुत सारे, आप उसके लिए तैयारी करिए। उसके बाद 6th पॉइंट क्या है, देख लीजिए, व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर रजिस्टरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो सारा कुछ मैंने प्रोसीजर बताया हुआ है, आप देख सकते हैं, एक एक करके मैंने बताया है रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, कैसे क्या आप लोगों को अपलोड करना है, ठीक है। 7th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन फ़ी फॉर द वेरियस कैटेगरी। तो आप लोग जब नोटिफिकेशन देखेंगे ऑफिशियल, तो वहाँ पर सब पैसे लिखे हुए हैं कि कितना फ़ीस लगेगा, कितना क्या क्या अमाउंट लगेगा। और अगर नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आप क्या करेंगे, जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ आप लोगों को शो कर देगा, जिस भी कैटेगरी से हैं जितना भी अमाउंट लगेगा वहाँ पर आप देख लेंगे। यहाँ ST/SC, एक्स सर्विस मैन एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट अगर कोई है तो उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए रिस्पेक्टिव फ़ीस आपके स्क्रीन में शो हो जाएगा। उसके बाद व्हाट इज़ द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। तो यहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन मोड ही काम आएगा, कोई भी आप लोगों को चालान वालान नहीं करवाना है। आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, किसी भी, लेकिन ऑनलाइन मोड ही होगा, प्लस GST आप लोगों का जितना भी लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद खास बात देखिए, आप सभी लोगों का डाउट आ रहा था कि एक पोस्ट से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है, द कैंडिडेट अप्लाइंग for more than one post has to submit separate application form along with the fees for each post code। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कितना भी, 2 फॉर्म, 3 फॉर्म, मोर देन 1 पोस्ट, लेकिन आप लोगों को सेपरेट ईमेल आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर। तो यानी कि अगर आप 2 फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं 2 पोस्ट के लिए,
तो 2 ईमेल आईडी आप लोगों को बनानी होगी, दोनों अलग अलग फॉर्म आपको फिल करना है और उसके बाद आप लोगों को अलग अलग पेमेंट करना है, ठीक है। अब बच्चे का डाउट आ रहा था कहीं मैम एग्ज़ाम क्लैश तो नहीं हो जाएगा, तो क्या करें, तैयारी करें या ना करें। तो देखिए ये डिपेंड करता है इनके ऊपर कि ये कैसे एग्ज़ाम लेते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर अभी कोविड सिचुएशन जैसे कि चल रही है और एग्ज़ाम आप लोगों को पता है सितंबर अक्टूबर में होगा, तो आई थिंक ये एग्ज़ाम अलग अलग ही कंडक्ट कराएंगे, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ लिखा भी है खुद के रिस्क में लें। तो ये आप फॉर्म फिल कर दीजिए, जब आएगा तो देख लीजिएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है, यही कहना चाहूँगी मैं। और 2 फीस आप लोगों को लगेगी अगर 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। उसके बाद 9th क्वेश्चन देख लीजिए, हाउ शुड आई सेंड माई एप्लीकेशन टू DFCCIL। तो प्रिंट आउट निकाल करके अपने एप्लीकेशन का अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव कर लीजिए। आप लोगों को हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये एक ऑनलाइन प्रोसीजर है, सारा कुछ ऑनलाइन होगा आप लोगों का। तो सिर्फ आप अपने पास रखिए अपने रेफरेंस के लिए कि आपने कैसे क्या फॉर्म फिल किया था, बस, ठीक है। और हाउ डू आई नो द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। तो जैसा कि आपको मालूम है अभी ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था DFCCIL का कि आप लोगों का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसे एज अ अपॉर्चुनिटी लीजिए, हंसते रहिए, खुश होकर तैयारी करिए और खुशी बांटिए और बढ़िया से अपना तैयारी करिए, मज़े करके, सेफ रहिए, सिक्योर रहिए बस। और लाइक करते रहिए सेशन को, मुझे भी अच्छा लगता है आपका लाइक आता है, कमेंट आता है, तो मोटिवेशन मिलता है और भी नए नए अपडेट्स लाने का, लेक्चर लाने का, ठीक है। तो लेक्चर हमारा जल्दी अपलोड हो जाएगा, धीरे धीरे काम चल रहा है क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी इसलिए डिले हो गया, माफ़ी चाहूँगी आप लोगों को, और आप लोगों के इतने सपोर्ट के लिए थैंक यू कहना चाहूँगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, जब भी आप लोगों का एग्जामिनेशन में होगा, चाहे वो सितंबर में हो, चाहे वो अक्टूबर में हो, चाहे नवंबर में हो, तो आप लोगों को नोटिफाई कर दिया जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट में भी आ जाएगा डेट, और आप लोगों को मेल और SMS के द्वारा भी सब कुछ डिटेल्स भेज दिया जाएगा। आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, 10 दिन पहले रिलीज़ हो जाता है, फिर आप अपना एग्जामिनेशन दिए। तो बस पढ़ते रहिए, आप लोगों का मेन फोकस होना है पढ़ना और पढ़ना और पढ़ना, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, अच्छे अच्छे नोट्स प्रिपेयर करते रहिए और बस अपनी तैयारी करते रहिए और अपने सपनों को पूरा करिए, अपना और अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करिए, ठीक है, और मेरा भी नाम रोशन करिए। फिर उसके बाद 11th क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज़ द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो जैसे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन में भी देखे होंगे 40% होता है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और ST SC के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ है SC OBC के लिए 30%, ST के लिए 25%। तो ये आप लोग का मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है, यानी कि अगर आप मान लीजिए 40% लाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिलेक्शन हो जाएगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को कट ऑफ पार करना है, उसके बाद आप लोगों को तैयारी करनी है अच्छे तरीके से, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। 12th क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आप लोगों को पता ही है कि ये एक CBT टेस्ट है, सेंटर अलॉट किया जाएगा आप लोगों को, वहाँ पर कंप्यूटर के सामने आप लोगों को क्वेश्चन आ जाएंगे, MCQs क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे और आप लोगों को एक करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और सब इंस्ट्रक्शन दिया रहता है वहाँ पर, और यहाँ पर आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग भी है, ये ध्यान रखना है। जब 2018 की रिक्रूटमेंट आई थी तो आई थिंक वहाँ नहीं था नेगेटिव मार्किंग, लेकिन यहाँ 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप टेस्ट सीरीज़ भी अटैम्प्ट करते हैं तो देखिए जैसे कि मैंने कहा टेक्स्ट बुक आप ले सकते हैं, तो उसमें आप लोगों को ऐसे तैयारी करना है, ऐसे टेस्ट अटैम्प्ट करना है कि आप फाइनल में कर रहे हैं, ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल पूरा मार दिए तुक्का या फिर 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इस तरीके से आप अपनी टेस्ट सीरीज़ भी अटैम्प्ट करिए कि वहाँ पर आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग ध्यान रखें, ठीक है। एंड व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो मैंने बता दिया। और ये है हमारा CBT, क्योंकि आप लोगों को पता है हर एक पोस्ट के लिए CBT है, लेकिन एक हमारा एक पोस्ट है एग्जीक्यूटिव OPBD का, उसके लिए CBAT टेस्ट भी है, तो आप लोगों को उस पर भी फोकस करना है। बाद में जब आप क्लियर कर लेंगे तो हम ले करके आएंगे, और मैं आप लोगों को मिलवाई थी सर से, इंटरव्यू सेशन हम उनका कंडक्ट कराए थे, वो प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव OPBD के पोस्ट पे, तो आप उनका अगर इंटरव्यू नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और सर ने साइको टेस्ट यानी कि CBAT से बहुत सारे रिलेटेड अच्छे अच्छे चीज़ बताए थे,
तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से सर बताए थे कि एज अ स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोलर आप काम कर रहे हैं या फिर एग्जीक्यूटिव ओपीबीडी, तो आप लोगों को क्या क्या साइको टेस्ट में आता है और क्या क्या क्वेश्चन किस टाइप का आता है, तो वो आप ज़रूर देखिए। और फिर अगर आपका पास होता है, सीबीटी क्लियर हो जाता है, तो आप लोगों के लिए साइको टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। सर को हम फिर इनवाइट करेंगे अपने चैनल में और सर फिर अच्छे अच्छे लेक्चर्स लिया करेंगे, ठीक है। तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। 13 क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हेल्प डेस्क प्रोवाइडेड ऑन इन द ऑनलाइन पोर्टल। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले कहा कि कोई भी अगर आपको डाउट आता है या फिर थोड़ा सा भी आप लोगों को अंदर ये रहता है कि अगर मैंने कोई मिस्टेक कर दिया है तो क्या उसके आगे क्या किया जा सकता है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है, कोई भी ऐसे डाउट, तो आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर मैं कहूँगी ईमेल सबसे अच्छा रहता है। ईमेल में क्या होता है, ऑफिशियल आप लोगों को रिस्पॉन्स आता है और उसको आप फ्यूचर के लिए आप रख सकते हैं। तो इस ईमेल आईडी पे आप क्या करिए, मेल कर दीजिए। सबसे अच्छा आप लोगों को यही तरीका है। एंड व्हाट इज़ द ड्यूरेशन प्रोवाइडेड फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर तो 30 डेज़ लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को पता है जुलाई तक ये एक्सटेंड हो गया है और आप लोगों का टेंटेटिव डेट है एग्ज़ाम का सितंबर और अक्टूबर, तो वहाँ पर आप ये देख सकते हैं। उसके बाद 15th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एज रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जैसे नॉर्मल हम लोगों का ST SC OBC कैंडिडेट के रहता है, वही आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे कि OBC कैंडिडेट रहता है, जो भी आप लोगों का एज है उसके +3 आप लोगों को मिलता है। उसके बाद ST SC के लिए 5 ईयर्स मिलता है। तो वो जब आप फॉर्म फिल करेंगे और क्राइटेरिया डालेंगे, अगर एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए तो वो ज़रूर आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, मैंने लिखा हुआ है, जो हाईलाइट किया है पॉइंट, द कैंडिडेट शुड नोट द डेट ऑफ बर्थ फील्ड इन द एप्लीकेशन शुड बी द सेम एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन। हमेशा आप लोगों के 10th सर्टिफिकेट से ही बेस्ड रहता है ये सब चीज़ें। तो आप अपना मार्क्स वगैरह जितने भी मार्क्स नहीं, नेम आप फिल करते हैं, अपने फादर्स मदर नेम, जितना भी डिटेल्स है वो आप लोगों को 10th या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से ही देखते हुए भरना चाहिए। अगर सरनेम में मान लीजिए जो भी है, अगर सरनेम आप लोगों का कुमार है तो आप कुमार करिए, और अगर नहीं है तो नहीं करिए, एज इट इज़ करिए। और किसी बच्चे का डाउट था कि मैट्रिकुलेशन में तो कुछ डिफरेंट है, यहाँ कुछ डिफरेंट टाइप हो गया है, तो इसका सोल्यूशन मैं बताती हूँ आप लोगों को। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर आप लोगों को एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है अगर कोई नाम में दिक्कत है या फिर नाम में चेंजेस है फादर या मदर के। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, एफिडेविट लगता है और फिर सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अपर एज लिमिट है ये बाय 8 ईयर्स है फॉर रेगुलर एम्प्लॉयज़ ऑफ DFCCIL ओनली। अगर कोई DFCCIL में प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं, रेगुलर कैंडिडेट है, एम्प्लॉई है, तो उनके लिए 8 साल है। अगर आप मान लीजिए MTS पोस्ट पे हैं और एग्जीक्यूटिव के लिए भरना चाहते हैं या फिर कोई और पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए 8 साल का मैक्सिमम अपर लिमिट ये क्राइटेरिया है। और मैक्सिमम एज लिमिट कितना है, 50 ईयर से 6 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी 56 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लिखा हुआ है 16th क्वेश्चन, हाउ डू आई नो अबाउट द स्टेटस ऑफ माई सिलेक्शन। तो वो सब आप लोगों को बता दिया जाएगा, ईमेल के थ्रू आप लोगों को नोटिफाई कर दिया जाता है। और अगर आपका क्वालिफाई होता है तो ऑफिशियल वेबसाइट में भी आ जाता है, सब कुछ आप लोगों को ऑनलाइन दे दिया जाता है, ठीक है। फिर DV के लिए बुलाया जाता है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो वो ईमेल आता है आप लोगों को। और जब आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आप लोगों के घर पे फिर कॉल लेटर आएगा और आप सब लोगों को दिखाइएगा, अनबॉक्सिंग करिएगा। तो मुझे भी बहुत खुशी होगी, आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो बार बार मैं यही कहती हूँ कि विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से रहिए, खुशी होकर तैयारी करिए और बढ़िया से नोट्स बना करके सबसे आगे निकलना है आप लोगों को, ठीक है। 17th क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट आर द मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर अप्लाइंग टू DFCCIL पोस्ट। तो आप लोगों को पता ही है कि मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर दिया हुआ है चैप्टर 5 ऑफ इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल वॉल्यूम 1 के हिसाब से। जब आप देखेंगे तो वहाँ सब कुछ मेंशन है, A1 क्राइटेरिया क्या होता है, A2 क्या होता है, B1 B2 C1 C2, तो देख सकते हैं वहाँ पर। और यहाँ लिखा हुआ है, अगर किसी स्टूडेंट का डाउट है कि लेसिक सर्जरी अलाउ है या नहीं या फिर अदर सर्जरी, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि लेसिक सर्जरी एनी अदर सर्जरी to correct refractory error are not eligible for the post having medical standard A1 A2 B1 B2। तो देख लीजिए, ये मैं कहूँगी आप लोगों के ऊपर है, आप तैयारी करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन यहाँ क्लियरली मेंशन है कि नहीं किया जाएगा।
तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ये इसका कोई जवाब नहीं है कि तैयारी करना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। क्योंकि अगर मेडिकल में बाहर होते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है और अच्छा नहीं लगेगा कि आप इतनी तैयारी किए और फिर मेडिकल में आउट हो गए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। इसीलिए मैं कही थी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर लीजिए पहले, एलिजिबल हैं कि नहीं पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, फिर ही आगे बढ़िए। 18th क्वेश्चन है, व्हाट वेदर ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड इन केस अ कैंडिडेट फेल्स द मेडिकल टेस्ट। तो यहाँ लिखा हुआ है नो ऑल्टरनेटिव विल बी प्रोवाइडेड। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। व्हेन इज़ द वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन अंडरटेकन। तो जब आप लोगों का हो जाएगा CBT टेस्ट सारे पोस्ट के लिए, तब आप लोगों को DV के लिए बुलाया जाता है। और अगर आप एग्जीक्यूटिव OPBD पोस्ट के लिए हैं तो CBAT के बाद आप लोगों को सब कुछ फिर फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती है डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ लिखा है आफ्टर द कैंडिडेट हैव क्वालिफाइड इन ऑल द स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन। तो पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए, अच्छा नंबर लेकर के आइए, उसके बाद आप लोगों को DV के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और जनरली ये पिछले बार हुआ था दिल्ली के कॉरपोरेट ऑफिस में, और आई थिंक आप लोगों को फिर से बुलाया जाएगा कॉरपोरेट ऑफिस ही। तो जाने के लिए तैयार हो जाइए, सिलेक्शन लेंगे तभी तो जाएंगे अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, ठीक है। और व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स टू बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं क्या क्या है। सबसे ज़रूरी होता है कास्ट सर्टिफिकेट, इसलिए सबसे टॉप में लिखा हुआ है। तो ये आप लोगों का फ़र्ज़ी नहीं होना चाहिए, बस मैं यही कहूँगी। अगर पहले का है, पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ी नहीं होना चाहिए, बस ओरिजिनल होना चाहिए बिल्कुल। उसके बाद NOC सर्टिफिकेट है। तो अगर कोई एम्प्लॉई है ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उनको NOC सर्टिफिकेट जमा करना होता है। बाकी जितने भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, आपके मार्कशीट हैं, फाइनल ईयर के मार्कशीट जो एक साथ पूरे मार्क्स शो करते हैं, वो सब भी चलेगा। और एक आप लोगों को डिग्री मिलती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम देखिए जनरली प्रोविजनल नहीं चाहिए होता है, ओरिजिनल चाहिए होता है। तो ओरिजिनल आप ले करके जाएँ, ठीक है। और 21 क्वेश्चन है, हु शुड ब्रिंग दी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो मैंने बता दिया है, रेगुलर अगर बेसिस पे कोई गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, PSU में है या फिर ऑटोनोमस बॉडी में है, दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ था कोल इंडिया लिमिटेड का मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट में, तो वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे जो पहले ऑलरेडी काम कर रहे थे, कोई रेलवे में था, कोई BSNL में था, तो सब लोगों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा गया था, और उस टाइम प्रेजेंट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ फोर्टिफाइड, ये पॉइंट देख लीजिएगा। और रेगुलर एम्प्लॉई ऑफ DFCCL अप्लाइंग फॉर द अबोव पोस्ट आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस NOC। अब जाहिर सी बात है, अगर आप पहले से ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं DFCCIL में, तो आप लोगों के लिए ये सब ज़रूरी नहीं है। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब 22वां क्वेश्चन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे मेरे पास मेल आ रहे थे, बच्चों के कमेंट आ रहे थे टेलीग्राम में। तो ये डाउट था कि कैन कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा डिग्री कोर्स थ्रू लेटरल एंट्री कैन अप्लाई और नॉट। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यस एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड डिग्री डिप्लोमा कोर्स थ्रू लेटरल एंट्री कैन ऑल्सो अप्लाई। तो लेटरल एंट्री अगर आपने किया है, जैसे कि 12th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा करते हैं, उसे हम लेटरल एंट्री बोलते हैं। या फिर अगर आप डिप्लोमा करके डिग्री कर रहे हैं तो उसे भी लेटरल एंट्री करते हैं। बिल्कुल एलिजिबल हैं, और आप अच्छे से तैयारी करिए, बस अपना बढ़िया बढ़िया नंबर लेकर के आइए, बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया है साफ साफ, ऑफिशियल नोटिस है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है 23rd क्वेश्चन, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर विच पोस्ट। तो जैसा कि मैंने बताया, CBAT टेस्ट, यानी कि जिसे हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट, साइको टेस्ट, तो वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव OPBD के लिए होता है, जिसे हम स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोलर भी बोलते हैं। और सर का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है इनसे रिलेटेड। सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है साइको टेस्ट के बारे में कि ये क्या होता है, क्यों कंडक्ट किया जाता है, कितना क्वेश्चन आता है, कितना टाइम अलॉट होता है, कितना ब्रेक मिलता है, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आप ज़रूर देखिए, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मैं यही कहूँगी, बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करिए और देखिए। 24th क्वेश्चन है, वेयर विल अ कैंडिडेट टू बी पोस्टेड आफ्टर ज्वाइनिंग। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था, ज्वाइनिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे कि होम स्टेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी दिक्कत होती है होम स्टेट मिलने में, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों का ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, और क्योंकि अभी EDFC और WDFC पे काम चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टेशन अलॉट किए जाएंगे आप लोगों को। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर होगा, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का होम स्टेट और प्लेस ऑफ पोस्टिंग मैटर नहीं करता है। आपको ये सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे अकॉर्डिंग वो है जॉब लेना। आपके हाथ में एक जॉब लेना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आप चाहे अपना चॉइस बताइएगा कि मुझे यहाँ चाहिए, मुझे वहाँ चाहिए, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये ज़रूरी है कि आप जॉब के लिए पढ़ें और अच्छे से पढ़ें कि फाइनल सिलेक्शन ले। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसे बिल्कुल मैटर मत करिए। What are the minimum marks required for qualifying of computer based aptitude test? जैसे कि सर ने बताया था कि टी स्कोर 42 होना चाहिए, और जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो और भी डिटेल्स में बात करेंगे। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। देख लीजिए, कोई रफ शीट नहीं प्रोवाइड किया जाता है, तो इसमें किसी तरीके का रिलैक्सेशन नहीं है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। आपके पावरफुल माइंड है, उसमें पूरे कैलकुलेशन करना है जैसे कि सर ने बताया था, और फिर आप सेलेक्ट होंगे फाइनली। तो इसमें कोई भी रफ शीट, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, सिर्फ आपका ब्रेन का काम है, इसलिए इसको साइको टेस्ट कहा जाता है। ठीक है। और विल अ कैंडिडेट टू बी अलाउड टू गिव कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट इन एनी रीजनल लैंग्वेज? तो हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई भी रीजनल, तमिल, तेलुगु, बंगाली, असमी, किसी में भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। चाहे आप किस भी रीजन को बिलोंग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में ही आपका CBAT टेस्ट होगा। तो बहुत सारे बच्चे का डाउट आ रहा था हिंदी में होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। अगर आप बिलोंग करते हैं, बिल्कुल हिंदी आप लोगों को अच्छे से आता है, अच्छे से जमता है, तो हिंदी में दीजिए। अगर इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में दीजिए। और हाउ इज़ द फाइनल मेरिट डिटरमाइन अमॉन्गेस्ट द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट? तो जैसा कि सर ने बताया था 70% आपका CBT का मार्क्स होता है और 30% आप लोगों का CBAT टेस्ट का होता है। फिर ओवरऑल रैंकिंग आप लोगों की बनती है। तो ठीक है, ये आप लोगों को आई होप क्लियर होगा बिल्कुल। 28 क्वेश्चन है, वेयर अ कैंडिडेट लुक फॉर क्वेश्चन पैटर्न्स फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट? तो ये दिया हुआ है RDSO। मैंने बताया था इसके बारे में जब मैं हिस्ट्री की क्लास ले रही थी, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो हिस्ट्री की क्लास आप देख लीजिए। 5 क्लास में मैंने बहुत अच्छे तरीके से हैंड रिटन नोट्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है, और जल्दी जल्दी धीरे धीरे और भी लेक्चर अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप इसमें आप खोल करके देख सकते हैं, सारे डिटेल्स आपको वहाँ से अच्छे से मिल जाएगा। मिसलेनियस में यही है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि DFCCI ऑल्सो रिजर्व द राइट टू कैंसिल पार्ट और होल ऑफ एनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कभी भी ये हो सकता है, लेकिन देखिए जनरली होता नहीं है। कोई अगर कंडीशन आती है तभी आप लोगों को रिक्रूटमेंट कैंसिल किया जाता है। तो इस चीज़ को आप लोगों को नहीं लेके बैठना है, बस तैयारी करते जाना है। और भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो देख लीजिए। 29 तो इन्होंने दिया हुआ था मिसलेनियस क्वेश्चन। कुछ मैंने बताया, जैसे कि पेन का मैंने बताया था कि आपको ब्लैक पेन, लेकिन अगर अभी कोई नया बच्चा फॉर्म भर रहा है तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, एक एक इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। ब्लैक पेन से साइन अगर बोला है तो ब्लैक पेन से करना है। और उसके बाद देखिए सेल्फ अटेस्टेड का आ रहा था मार्कशीट का। तो एक क्वेश्चन ये था कि अभी आप लोगों के पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो क्या करें, लेकिन अगर आपके पास मार्कशीट है, फाइनल मार्कशीट अगर आपके पास है तो आप उसे अपलोड कर दीजिए हाल फिलहाल के लिए। उसमें सेल्फ अटेस्टेड साइन दे दीजिए, अटैच कर दीजिए। 2 ऑप्शन है आप लोगों के पास, या तो आप ज़ीरॉक्स निकाल करके उस पर खुद साइन करके आप अपलोड कर दीजिए फ़ोटो खींच के। दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के पास, पेंट में आप जाइए, अपना सिग्नेचर वहाँ पर अटैच कर दीजिए आपके डॉक्यूमेंट के साथ। ब्लैक पेन से साइन करके फ़ोटो खींच के उसके साथ अटैच कर दीजिए। आपकी चॉइस है, आप कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन आपका ये इंपॉर्टेंट है कि अगर डिग्री नहीं है तो मार्कशीट अपलोड करें, और अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो वो भी आप अपलोड कर दीजिए। ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट रिलेटेड मैं बता दी हूँ कि कोई भी चाहे फाइनेंशियल ईयर का हो आपका 80, 90, 19, 20, 20, 21 आप अपलोड कर दीजिए। उससे घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप वहाँ पर अपना करंट लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का बनवा लीजिएगा। और अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि डेट एक्सटेंड हो चुका है जुलाई तक, तो टाइम है तो बनवा लीजिए। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है कोविड सिचुएशन में। अगर बनता है तो मैं यही कहूँगी कि बनवा लीजिए। और स्टेट का नहीं, सेंट्रल का बिल्कुल होना चाहिए। स्टेट का है तो हाल फिलहाल के लिए अपलोड कर दीजिए, उसके बाद जब आएगा अपना टाइम तो वहाँ पर अपना बनवा लीजिएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों के पूरे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, और मैं आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। चाहे तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर
पूरे अपडेट्स आते रहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये सब पूरा क्लियर हो गया। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।